पूर्वांचल मोर्चा ने सीएम आवास के सामने जमा होकर जबरदस्त नारेबाजी की। एक हफ्ते में दूसरी बार है जब बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। पहले एनआरसी के मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ और इस बार बिहार के लोगों पर अरविंद केजरीवाल के दिए बयान का विरोध किया गया। कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर बैनर लेकर जुटे और अपनी नाराजगी दिखाई। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका तो उसी पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगी। कमान विजय गोयल और विजेंद्र गुप्ता जैसे दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने संभाली। दिल्ली पूरे देश की राजधानी है और इसमें कोई भी आके बस सकता है और पूर्वांचलियों का भी बहुत बड़ा योगदान इस दिल्ली के निर्माण के अंदर रहा है। केजरीवाल दिल्ली की जनता से, पूर्वांचलियों से माफी मांगे। बीजेपी ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने की मांग की और दावा किया कि पूर्वांचल के मुद्दे पर उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा की तारीफ करते हुए दावा किया था कि बिहार के लोग यहां मुफ्त इलाज कराने आते हैं। ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। इससे एक ये खुशी भी होती है कि अपने ही देश के लोग हैं, अपने बढ़िया है, सबका इलाज होना चाहिए, सब खुश रहने चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सीमित क्षमता की बात करते हुए देश भर में व्यवस्था सुधारने की नसीहत दी थी, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के बयान को बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ बताते हुए मोर्चा खोल दिया। वहीं इस विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने भी सफाई देते हुए कहा कि दिल्ली सभी की है और यहां इलाज के लिए आने वालों को रोका नहीं जाता। हमारी दिल्ली में हम कभी आज तक कभी किसी को इलाज कराने के लिए, शिक्षा के लिए कभी किसी को हमने मना नहीं किया। दिल्ली के अंदर दूर दूर से लोग आके इलाज कराते हैं। हम राजनीति के अंदर समाज सेवा की भावना से आए हैं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मियों को लोकायुक्त ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। हालांकि लोकायुक्त की टीम को देखकर पुलिस वाले मौके से फरार हो गए। ये नंबर प्लेट हटी। लेकिन मौके से मिली कार से लोकायुक्त की टीम को 1 लाख रुपए मिले। खास बात यह है कि जब्त कार बिना नंबर प्लेट की थी और रिश्वत के पैसे गाड़ी में बिछी बैट के नीचे, डिग्गी के अंदर और सीट के नीचे छिपाकर रखे गए थे। इसके अलावा 2 नंबर प्लेट भी गाड़ी के अंदर रखी हुई मिली। ये नंबर प्लेट हटी। पीड़ित ने लोकायुक्त की टीम से शिकायत की थी कि अवैध हथियार की खरीद फरोख्त के मामले में परवेज नाम का एक सिपाही उसे तंग कर रहा है और मामले को दबाने के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। जो अभिभाषण नाम का शख्स पकड़ाया है छिंदवाड़ा में, तो मेरा नाम है बुलवासा अंसारी। कौन से मामले में? ये पिस्टल वगैरह के मामले में। तो मामले क्या बोल रहे थे? 3 लाख रुपए की डिमांड थी परवेज। पीड़ित की शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस की टीम हरकत में आई और उसने आरोपी पुलिस वालों को पकड़ने की योजना बनाकर गुल बादशाह को 1 लाख रुपए देने को कहा और नोट में पुलिस ने केमिकल लगा दिया। पुलिस ने गाड़ी के अंदर से बरामद रुपयों को जांच के लिए पानी से धोया तो उस पर लगा गुलाबी रंग का केमिकल पानी में उतर आया, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि कांस्टेबल परवेज ने रिश्वत की मांग की थी। कोतवाली के आरक्षक परवेज खान द्वारा 3 लाख रुपए की मांग करने की शिकायत की थी, जिसकी तस्दीक की गई और 8 दिनांक को जब परवेज को पकड़ने हमारी टीम लगी हुई थी हम लोग, तब उन्हें आवेदक को गाड़ी में डालकर और उठाकर ले गए, जिसका पीछा किया और गाड़ी और आवेदक हमारी चौकी में गए। इस मामले पर छिंदवाड़ा एसपी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी परवेज समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राम जन्मभूमि मामले में 35वें दिन की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने बहस की शुरुआत की। इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील के पराशरन ने भगवत गीता का श्लोक बोलते हुए कहा कि लोगों की अगर किसी भूमि या स्थान पर आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है तो वो भी कानूनी व्यक्ति हो जाता है। हिंदू सनातन दर्शन में तो 5 तत्व धरती, गगन, अग्नि, वायु और जल के साथ 10 दिशाओं की पूजा होती है। भू देवी भी पूजित है। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि क्या ज्योतिष ग्रंथों में भी राम जन्म के स्थान समय का कोई जिक्र है, जिस पर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि कौन सा ज्योतिष, वो ज्योतिष जो सूर्य से या फिर वो ज्योतिष जो चंद्रमा की चाल से माना जाता है। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हम तो इस आशय से पूछ रहे थे कि क्या विवादित जगह पर ज्योतिष ग्रंथों में भी कोई तथ्य है। इस पर हिंदू पक्ष के वकील के पराशरन ने कहा कि चैत की 9वीं को अयोध्या में विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म हुआ था। जस्टिस भूषण ने पूछा कि क्या 2 न्यायिक व्यक्ति होंगे, भूमि और राम। पराशरन ने कहा कि वहां पर 2 से ज्यादा न्यायिक व्यक्ति होंगे।
जस्टिस बोबडे ने कहा कि कुछ प्रमुख देवता होते हैं और कुछ अन्य देवता होते हैं। क्या एक मंदिर में कई देवता हो सकते हैं? पराशरन ने कहा कि मंदिर में एक प्रमुख देवता होता है और अनेक रूपों में हमें उस देवता की पूजा हम करते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मंदिर में हालांकि कई देवता हो सकते हैं, क्या सभी को ज्यूरिस्टिक पर्सन कहेंगे? पराशरन ने कहा कि लेकिन न्यायिक व्यक्ति का श्रेय मंदिर के प्रमुख देवता को जाता है। राजीव धवन ने कहा कि कोर्ट एक नई बहस की तरफ जा रहा है, ये मंदिर के नामकरण के बारे में नहीं है। हालांकि पराशरन ने कहा कि मंदिर के लिए दो चीजें जरूरी होती है, लोगों की आस्था और पूजा किया जाना। जस्टिस भूषण ने कहा कि जैसे साईं बाबा है, उनका भी जन्म स्थान है, तो क्या उनका जन्म स्थान भी ज्यूरिस्टिक पर्सन होगा? पराशरन ने कहा कि इस पर मद्रास हाईकोर्ट फैसला दे चुका है और भगवान का दर्जा हाईकोर्ट दे चुका है। अब रामलला की ओर से सी वैद्यनाथन की दलील शुरू की गई और मुस्लिम पक्षकारों की दलील को खारिज किया कि विवादित जमीन पर कोई मंदिर नहीं था। वैद्यनाथन ने खुदाई के चार्ट दिखाते हुए कहा कि वहां खंभे और उनके आधार भी मिले हैं, जिसे ईदगाह की दीवार बताया जा रहा है। उसमें ऊपर भी छत होने के सबूत मिले हैं। ईदगाह पर छत नहीं होती, वो सिर्फ एक वॉल नहीं बल्कि हॉल था, मंदिर का विशाल हॉल था, जिस पर मुस्लिम पक्ष के वकील धवन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वो हिस्सा तो खुदा ही नहीं है, इसीलिए कमरे की दीवार का हिस्सा इसे नहीं कहा जा सकता। जम्मू के इस बस स्टैंड से 15 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। सेना ने एक बार फिर आतंकवादियों के जम्मू को दहलाने के मंसूबे पर पानी फेर दिया। खुफिया एजेंसियों की चौकसी के कारण सेना ने जम्मू बस स्टैंड के नजदीक एक बस से 15 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की। विस्फोटक के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। ह्यूस्टन में पीएम मोदी के अब की बार ट्रंप सरकार के नारे पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी को विदेश मंत्री एस जयशंकर कूटनीति सिखाएं। यूपी के नोएडा के सेक्टर 94 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्लास्टिक वेस्ट से बने चरखे का उद्घाटन किया। इस मौके पर नोएडा के सांसद महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह और अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी के साथ सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता और प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के शामली से पुलिस ने घेराबंदी कर 40,000 रुपए के इनामी बदमाश को चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस और 5 किलो मादक पदार्थ डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। यूपी की बाराबंकी पुलिस ने एटीएम से पैसे चोरी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो एटीएम के अंदर जाते थे और वो एटीएम की ग्रिल से छेड़छाड़ कर लोगों को बेवकूफ बनाते और उनके पैसे खुद निकालकर चंपत हो जाते थे। महाराष्ट्र के भिवंडी के साईं मंदिर के सामने चुनाव आयोग की टीम ने एक कार की तलाशी ली और उसमें से 2 लाख रुपए कैश बरामद किए। चीन ने अपने नेशनल डे की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर झांकी निकाली, जिसमें उसने परमाणु और हाइपरसोनिक मिसाइलों समेत खतरनाक मिसाइल DF-41 हथियार का भी प्रदर्शन किया। ये मिसाइल सिर्फ 30 मिनट में अमेरिका तक हमला कर सकती है। यूनान में प्रवासी शिविर में आग लगने से एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद जेल में हिंसा भड़क गई और भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा। यूपी के इटावा में वन जंतुओं के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्कूली बच्चों ने साइकिल रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया। राजकुमार राव और मौनी रॉय की आने वाली फिल्म मेड इन चाइना का दूसरा गाना सनेडो रिलीज कर दिया गया। गाने को मीका सिंह ने अपनी आवाज से सजाया है। एक नया प्रोडक्ट आया है। तो बोलो कि टॉप फ्लोर पे पहुंच जाती है, क्या जरूरत है? ये ना टॉप से भी टॉप फ्लोर पे पहुंच जाता है। उस दिन मेरा छोड़ा हुआ तीर मेरी ही गया था। बिहार में कई दिनों से जारी भारी बारिश और बाढ़ ने नीतीश सरकार के विकास के दावों की पोल खोल कर रखी है। राजधानी पटना बाढ़ और बारिश के पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है, जबकि बिहार में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि बारिश रुकने पर पटना में राहत और बचाव काम में तेजी आई। देखिए कैसे सेना के हेलीकॉप्टर फूड पैकेट्स लेकर पटना के राजेंद्र नगर और कंकड़बाग इलाके में पहुंचे। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर पानी से घिरे भूखे प्यासे लोग अपनी छतों पर आए और हेलीकॉप्टर से गिरते फूड पैकेट्स उठाने लगे। वायुसेना का ऐसा ही एक और चॉपर फूड पैकेट गिराते हुए राहत और बचाव कार्य में जुटा दिखा। कहा जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों की मदद से अब तक 25,000 पीड़ितों को पानी के पाउच और खाने की चीजें बांटी गई हैं। सिर्फ आसमान से ही नहीं, बाढ़ और बारिश के बीच एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीमें लगातार लोगों के घर घर फूड पैकेट पहुंचाने में लगी हुई हैं। इसके अलावा दूध और दवाएं भी दी जा रही हैं ताकि महामारी से बचा जा सके। देखिए कैसे एक राहत कैंप में बड़े पैमाने पर फूड पैकेट तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें लाई, नमक,
मोमबत्ती, चना, दाल, आलू, तेल और चावल वगैरह पैक किया गया, जिन्हें लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश जारी है। उधर जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव एक ट्रैक्टर में खाने पीने की चीजें लेकर पहुंचे और बाढ़ग्रस्त इलाके में लोगों को बांटा, जिन्हें पाकर लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि ये लोग कई दिनों से बगैर कुछ खाए पिए जिंदगी जीने को मजबूर थे। नीतीश कुमार जी, ये डिजास्टर नहीं है, ये ह्यूमन डिजास्टर, ये क्लाइमेट नहीं है, नक्षत्र। ये जो जितना नथिया, जो हमारा जो हथिया, कन्हा, ये सब साल आता है। अब सीवरेज के लिए क्या किया? टोटल पंप बंद है। पप्पू यादव के अलावा कई लोग जरूरतमंद लोगों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाने में जुटे हैं, क्योंकि नथिया, जो हमारा जो हथिया, कन्हा, ये सब साल आता है। अब सीवरेज के लिए क्या किया? टोटल पंप बंद है। पप्पू यादव के अलावा कई लोग जरूरतमंद लोगों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाने में जुटे हैं, क्योंकि पटना में गली मोहल्ले, स्कूल कॉलेज, सड़क, बाजार से शोरूम तक के अंदर पानी घुस गया है। ये नजारा ऐसा है जैसे पानी का कर्फ्यू लागू है और सहमा हुआ सा शहर अपनी बेबसी पर रोता नजर आ रहा है। 44 साल के बाद पटना की सड़कों पर नावें तैर रही है। साल 1975 के बाद बिहार की राजधानी में ऐसा जल प्रलय आया है। बिना बिजली, पानी और राशन के हजारों लोग घरों में फंसे, जिन्हें बाढ़ से निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। इस बीच पटना के राजेंद्र नगर में सुबह से करीब 500 लोगों को निकाला गया। देखिए कैसे राजेंद्र नगर में कई दिनों से पानी के बीच फंसी एक वृद्ध महिला को एनडीआरएफ की टीम निकाल कर ले जा रही है। महिला बीमार भी थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इन लोगों को देखिए, कई दिनों से घरों में फंसे रहने को मजबूर इन लोगों तक जब कोई मदद नहीं पहुंची तो वो खुद ही नाव बनाकर सुरक्षित जगह तलाशने निकल पड़े और धीरे धीरे चलकर उन्होंने एक पुल पर आसरा लिया। यही नहीं, एनडीआरएफ ने एक बीमार बच्चे को पानी के बीच घिरे घर से सुरक्षित निकाला और नाव के सहारे उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। बच्चा पिछले 4 दिनों से बीमार था। अगर एनडीआरएफ की टीम वक्त पर नहीं पहुंचती तो शायद ही इस बच्चे की जान बच पाती। सामने आप तस्वीर देख रहे हैं एनडीआरएफ की बोट और उसमें एक छोटा बच्चा। क्या, कहाँ से लेके आ रहे हैं इस बच्चे को आप? गायत्री मंदिर रोड से। क्या हुआ बच्चे को? बच्चे को तो बुखार। कितनी दूर है यहाँ से? कितना पानी था वहाँ से? यहाँ से आप रेस्क्यू करा के आए? कमर 4 फीट। 4 फीट तक पानी था, वहाँ से आपने रेस्क्यू कराया? आप ये तस्वीरें देख लीजिए, पीछे एनडीआरएफ की बोट, ये तमाम जो लोग हैं एनडीआरएफ के बोट में लेके आए हैं। सर, बच्चा बीमार है क्या? क्या हुआ बच्चे को? डेंगू के सिम्टम्स हैं। अच्छा, डेंगू के सिम्टम्स हैं। तो वहाँ पे आपके इलाके में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है? अब देखिए ना, हाँ, वो मुझे दिख रही है, एनडीआरएफ की बोट दिख रही है मुझे। एनडीआरएफ की टीम ने मुझे रेस्क्यू किया है। इस बीच बारिश तो बंद हो गई, लेकिन जलभराव से लोगों की मुसीबतें अभी कम नहीं हुई हैं। शहर में हर तरफ पानी ही पानी भरा है। लोग परेशान हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि एसके पुरी इलाके में भरे पानी को निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं। पिछले 4 दिनों से इस इलाके में भारी बारिश के बाद पानी भर गया था। हालांकि सवाल यह है कि जब सब तरफ पानी ही पानी हो तो पानी निकलकर जाएगा भी कहां? क्योंकि पटना के ज्यादातर इलाकों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है और सभी को बस पानी के कम होने का इंतजार है। लेकिन इस बात के लिए भी तैयार होना होगा कि पानी कम होने पर वहां महामारी भी फैल सकती है। ये पानी इतना गंदा है कि जिस दिन ये पानी यहाँ से हट जाएगा उसके बाद उम्मीद इसी बात की है कि यहाँ पर बीमारियां भी फैल सकती हैं। उम्मीद है जो अथॉरिटी यहाँ पर पानी का समुचित निकास नहीं कर पाई वो कम से कम बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करेगी और पटना वासियों को एक बेहतर माहौल दे पाएगी। हालांकि प्रशासन का दावा है कि अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में लाया जा चुका है। जल जमाव वाले इलाके के लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन ने 6 और जगहों पर राहत शिविर लगाए, जिसके बाद अब कुल 12 जगहों पर राहत शिविर चल रहे हैं। इसके अलावा बाढ़ राहत के काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 35 मोटर बोट के साथ 75 ट्रैक्टर और 10 बसों को भी लगाया गया है, जो दिन रात लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटे हैं। पटना के राजेंद्र नगर में अस्पतालों की हालत भी खस्ता है। मरीज अस्पताल में बेड पर बैठे हैं और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पटना के तमाम इलाके जो कि बाहरी हैं, लो लाइन एरियाज हैं, वो डूबे हुए हैं और इस वक्त मैं अपने कैमरा पर्सन की मदद से एक ऐसी कॉलोनी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं जो पानी में पूरी तरीके से डूबी हुई है। राजेंद्र नगर की बात करें, कदम कुआं की बात करें, लो लाइन इलाके हैं जो कि डूबे हुए हैं और इस वक्त मैं राजेंद्र नगर इलाके में हूं
जहां पर स्थिति इतनी बुरी हो गई है। और हम अब तस्वीरों में आपको जो दिखाने जा रहे हैं, हम एक घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस घर में जाकर हम यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए, ये डायग्नोस्टिक सेंटर था, यहाँ पर लोगों का इलाज होता था, यहाँ पर तमाम सारे यहाँ पर मरीज आया करते थे। और ये आपका ही, आप ही लोगों का यहाँ पर काम करते हैं? हम लोग कार्यरत हैं यहाँ पे। जी हाँ, रेस्क्यू कर रहे हैं पिछले 4 दिन से लोगों को। आप रेस्क्यू कर रहे हैं, किससे जुड़े हुए हैं? हम इसी संस्था में हैं। संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से लोगों को निकाल कर यहाँ से ला रहे हैं? जो लोग लोकल हैं यहाँ के, उन लोगों को अपने घरों में भेज रहे हैं, और जो लोग मान लीजिए दूर दराज के हैं, कोई दरभंगा मधुबनी के जो एम्प्लॉय लोग हैं, उन लोगों को कल ही भेज। ये इस हॉस्पिटल का रिपोर्टिंग काउंटर है जहाँ पर मैं हूँ, और यहाँ पर तमाम मरीज आते थे। ये मरीज यहाँ पर बैठा करते थे, इंतजार करते थे कि डॉक्टर नंबर आएगा, फिर उसके बाद उनका इलाज होगा। लेकिन ये स्थिति है यहाँ पर इस पूरे अस्पताल की, जहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ इस अस्पताल के अंदर जरूर पानी अब मेरे कमर के नजदीक तक है, लेकिन बाहर स्थिति ये थी कि मेरी छाती तक पानी आ गया था। हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी सारे हिस्सों में क्या हाल होगा। और इस बीच केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जब हाजीपुर पहुंचे तो लोगों ने जलभराव से छुटकारा दिलाने के लिए उनका घेराव कर लिया और प्रशासन पर उन्हें मदद मुहैया नहीं करवाने का आरोप लगाया। सर, एक बार देख लीजिए पहले। से बात हुई है, शांत करवा दिए हैं, वो बोले हैं आएंगे, हमने कहा काफी आ रहे हैं। निकलवा के जाइए ना जो पाइप जो है बंद है ना, आपको ओपनिंग नहीं है यहाँ पे, ओपनिंग नहीं है, तो उसके बाद किसी अफसर को बुला करके। वहीं पटना में बाढ़ के हालात पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि जल्द हालात पर काबू पा लिया जाएगा। शीशा आपकी तरफ से आज की जाएगी। अभी आपको मैंने बताया कि 4 पंप आ रहा है कोल इंडिया का। मैंने बात की थी मंत्री जी से, प्रदेश ने बात की थी। आज सुबह मेरी कोल इंडिया के चेयरमैन ए के झा से बात हुई, तो 4 बड़े बड़े कोल इंडिया के पंप जो बहुत तेज गति से निकालते हुए पहुंच रहे हैं। 2 वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंच गया, आपको मालूम है। मैंने कल डिफेंस सेक्रेटरी से बात की थी। फरक्का नदी का सारा बांध खोल दिया गया, गेट्स, ताकि पानी अधिक से अधिक निकले। अब हम लोग फील्ड में घूम रहे हैं। मैंने रविशंकर प्रसाद चाहे जो दावा करें, लेकिन उन्हीं के साथ और हमेशा अपने बयानों से नीतीश सरकार को घेरने वाले गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से सुशासन बाबू को निशाना बनाया है। पटना के हालात को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूरा ठीकरा नीतीश के सिर फोड़ते हैं। गिरिराज ने कहा है कि कहीं न कहीं चूक तो राज्य सरकार से ही हुई है। उस तैयारी के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीन पर 20 तारीख से वो क्यों नहीं दिखा, यही मैंने जिलाधिकारी से आज कहा है। क्या लोगों ने बाढ़ को चारागाह मान लिया? क्या लोगों ने बाढ़ को उत्सव मान लिया है? ये दुखी स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी कमियों ने पटना की जनता को तकलीफ दिया। आगे हम ऐसा कोई काम न करें जो फिर से लोगों को बाढ़ की स्थिति बन जाए। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस पटनी पर दौड़ने के लिए तैयार है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को मुआवजा दिया जाएगा। IRCTC के मुताबिक तेजस एक्सप्रेस अगर अपने तय समय से 1 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो यात्रियों को 100 रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जबकि 2 घंटे से ज्यादा की देरी होने पर 250 रुपए मुआवजा हो जाएगा। IRCTC की इस पहली ट्रेन के यात्रियों को 25 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा भी दिया जाएगा। यात्रा के दौरान लूटपाट या सामान चोरी होने की स्थिति के लिए भी 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तेजस में पहली बार सफर करने वाले सभी यात्रियों को नाश्ते के साथ लंच भी करवाया जाएगा, जबकि टिकट में केवल नाश्ते का पैसा ही लिया गया है। 4 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस ट्रेन के ट्रिप को यादगार बनाने के लिए IRCTC यात्रियों को तोहफे भी देगा। IRCTC तेजस की सीटें खाली रहने पर उस सीट की बुकिंग प्लेटफॉर्म से ही करने के लिए 2 काउंटर खोलने पर भी विचार कर रहा है। जम्मू में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है।
जम्मू के पुंछ इलाके में पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करने पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा की याचिका की सुनवाई से जस्टिस बीआर गवाई ने खुद को अलग कर लिया है। मामले की सुनवाई अब 3 अक्टूबर को दूसरी बेंच करेगी। आर्टिकल 370 मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट सही तरीके से काम कर रहा है। याचिका हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें। दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सुनील आंबेकर की लिखी बुक द आरएसएस रोड मैप्स फॉर 21st सेंचुरी का उद्घाटन किया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर 2 अक्टूबर को अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर हजारों की संख्या में किसान जुटने की तैयारी में हैं, जिस वजह से पुलिस ने इलाके में चाक चौबंद व्यवस्था की है। यूपी के सहारनपुर में बीएसपी नेता और खनन कारोबारी हाजी इकबाल के घर पर सीबीआई की टीम ने 7 घंटे तक छापेमारी की और नेता के परिजनों से पूछताछ की। छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल से शाहजहांपुर जेल भेजा गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगी बिजली, आवारा पशु, महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मनोहर लाल खट्टर करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में उन्हें यहां करीब 82,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, लिहाजा इस सीट पर सभी की नजर है। नामांकन भरने के बाद उन्होंने हरियाणा में फिर से सरकार बनने का दावा किया। जनता जो है वो इसका निर्णय करेगी कि वो 75 तक रुकेगी या 75 प्लस की जो बात है जो अपने जनता की जिम्मे छोड़ा है, वो प्लस वाले विषय जनता आगे कहां तक लेके जाती है। नामांकन करने से पहले मनोहर लाल खट्टर ने हवन किया। धार्मिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न की गई। उनके नामांकन के लिए हरियाणा के बीजेपी प्रदेश प्रभारी के साथ सांसद और केंद्रीय मंत्री भी करनाल में मौजूद रहे। रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने करनाल में उनकी भारी जीत की उम्मीद जताई कि 5 वर्ष के ताप को अब दूर करके नए सिरे से, नई ऊर्जा से, नए हरियाणा को दौड़ाने के लिए मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम फिर आगे बढ़ेंगे। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सरकार की कामयाबियां बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। हमने हरियाणा के अंदर राजनीतिक संस्कृति को बदला है। आज जो पिछली सरकारें थी वो खेल खेलती थी, सत्ता का खेल खेलती थी, लेकिन मित्रों आज सत्ता के खेल तो उनके बस के नहीं रहे। आज वो कहीं ना कहीं सत्ते का खेल खेलने लग गए हैं। सत्ता छोड़ के सट्टा इसमें घुस गए हैं, लेकिन सत्ता हो उनको कुछ भी साथ देने वाला नहीं है। जाट समुदाय के असर वाली हरियाणा की राजनीति में पंजाबी मनोहर लाल खट्टर को आगे करके बीजेपी ने 2014 में बड़ा दांव खेला था। अब 2019 में हरियाणा और करनाल में उनकी लोकप्रियता की परीक्षा होने वाली है। सियासी मैदान में बयानों की बाजी जमकर लगी। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने एनआरसी के मुद्दे पर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। दीदी कह रही है कि हम एनआरसी नहीं होने। मैं आपको कहता हूं कि हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठियों को हम रहने नहीं देंगे। चुन चुन कर बाहर, कोई शरणार्थी को जाने नहीं देंगे, कोई घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे। ममता दी कह रही है कि एनआरसी आते ही लाखों हिंदू शरणार्थी है, उनको बंगाल, पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ेगा। मित्रों, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। कोई भी हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थी जो यहां आए हैं, उसको भारत की सरकार भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करने वाली है। वसंत पंचमी देख लीजिएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी सरस्वती पूजा को रोकने की, क्योंकि आपने 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी। किसी की हिम्मत नहीं होगी रामनवमी पर प्रतिबंध लगाने की, कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रतिबंध लगाने की। ये जो सारे हमारे त्योहार पर प्रतिबंध लगाते थे, आपने 18 सीटें दी। मुक्त मन से आप अपने त्योहार बता सकते हो। धारा 370 और बंगाल का चोली दामन का रिश्ता रहा है, क्योंकि इसी बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की धरती पर नारा लगाया था, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 निशान, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे।
SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बदल दिया। केंद्र की समीक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने SC/ST कानून के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान खत्म कर दिया। कोर्ट के फैसले के अनुसार अब बिना जांच के मामला दर्ज किया जाएगा, यानी किसी की गिरफ्तारी से पहले अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी और न ही जांच की जरूरत होगी। 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले जांच करने और अग्रिम जमानत का प्रावधान पेश किया था। साथ ही गिरफ्तारी के लिए गाइडलाइंस भी जारी किए गए थे, जिससे कि किसी की गिरफ्तारी से पहले अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी और न ही जांच की जरूरत होगी। 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले जांच करने और अग्रिम जमानत का प्रावधान पेश किया था। साथ ही गिरफ्तारी के लिए गाइडलाइंस भी जारी किए गए थे, जिसे कानून में ढील के तौर पर लिया गया और इसका विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद केंद्र की ओर से समीक्षा याचिका दाखिल की गई। पी चिदम्बरम घर का खाना खाने की इजाजत उन्होंने कोर्ट से मांगी है। INX मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कोर्ट में अर्जी दायर कर न्यायिक हिरासत के दौरान घर का खाना खाने की अनुमति मांगी है। उनकी इस याचिका पर 3 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली की अदालत ने डीके शिव कुमार की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत को 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही अदालत ने ईडी को 4 और 5 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में शिव कुमार से पूछताछ की इजाजत भी दे दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर खादी ग्रामोद्योग में मोदी कुर्ते और गांधी टोपी 40% डिस्काउंट पर मिलेगी। यूपी के मुरादाबाद में एक धरना स्थल को संबोधित करते हुए एसपी सांसद ST हसन ने कहा कि संसद के अंदर हमेशा धार्मिक जलसे जैसा माहौल दिखा, जिसकी वजह से कई बार मेरा सर शर्म से झुक गया। शर्म से झुक गया। पार्लियामेंट के अंदर हालात ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है कि ये पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत नहीं बल्कि कोई धार्मिक जलसे में ना हाजिर है। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में कुछ लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। दरअसल तड़के वहां कुछ बदमाशों ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरे और एक बाइक में आग लगाकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन लड़के की हत्या से नाराज लोगों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक कल्याणपुरी इलाके में तड़के कार सवार बदमाश सड़क पर गाली देते हुए जा रहे थे, जिसका जसपाल नाम के शख्स ने विरोध किया। इस पर गुस्साए बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद नाराज लोग प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि घटना थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई। हालांकि लोगों ने एक हमलावर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जिस आरोपी को लोगों ने पकड़ा उसकी पहचान गुड्डू चिकना के रूप में हुई है। पश्चिम बंगाल के मालदा में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। बारिश का पानी मालदा के सरकारी अस्पतालों में भी घुस गया, जिस वजह से मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को काफी मुश्किलें हुई। किसी तरह से मरीजों को सहारा देकर उनके परिजन अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में हर जगह पानी घुसने से फर्श पर फिसलन का खतरा बढ़ गया, जिसके बाद मरीजों के साथ उनके परिजन संभाल कर कदम रखते हुए नजर आए। अस्पताल के सभी वार्ड में पानी भरने की वजह से एक बेड पर 3 से 4 मरीज रहने को मजबूर हैं। इस बीच कुछ लोग तो अस्पताल में पानी भरने से हो रही तकलीफ के कारण मरीजों को वापस घर ले आए। অবস্থার মধ্যে এই যে বৃষ্টি জল ঢুকে চারিদিকে ওয়ার্ডের মধ্যে এখন জলাময় হয়ে গেছে। জলমগ্ন হয়েছে, পেশেন্টের কোনো একটা বেড সিটের মধ্যে 4-3টা করে পেশেন্ট হাজার হয়ে গেছে। पानी की वजह से मरीजों को लाने और ले जाने के लिए लोग स्ट्रेचर का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसी ही स्थिति अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की भी थी, जहां पानी भरने से डॉक्टरों को ऑपरेशन में कई मुश्किलें आई। इस दौरान मरीजों को कोई तकलीफ न हो, इस वजह से अस्पताल के वार्ड बॉय मरीजों की मदद कर रहे थे। पिछले 2 दिनों में मालदा में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे करीब 2.5 लाख